आदरणीय राजीव भाई इस मंच से स्वर देने वाले हैं। आपकी जोरदार करताल ध्वनियों के बीच में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय राजीव भाई। मातरम मातरम। भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता मित्रों, आज मुझे आपके सामने एक विषय प्रस्तुत करना है और वो विषय है भारत में विदेशी कंपनियों की लूट। ये विषय अपने भारत स्वाभिमान के जो नीतियां हैं, उद्देश्य हैं, उनका सबसे प्रमुख विषय है। आप अगले 5 दिन लगातार परम पूजनीय स्वामी जी का जब बार बार प्रवचन सुनेंगे, सुबह के सत्र में या दोपहर के सत्र में, तो स्वामी जी आपको एक संकल्प करा के भेजेंगे। वो संकल्प अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस संकल्प में 3 बातें हैं। पहला संकल्प है कि प्रतिदिन मैं माने आप हम सब 1 घंटे योग और प्राणायाम करेंगे, ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में खुद प्राणायाम करेंगे, 1 घंटे योग करेंगे और दूसरों को भी 1 घंटे कम से कम योग और प्राणायाम कराएंगे। तो ये पहले संकल्प का दूसरा हिस्सा है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में यम नियम का पूरी तरह से पालन करेंगे। और तीसरा और आखिरी संकल्प है कि अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का पूर्ण आग्रह रखेंगे शून्य तकनीकी के क्षेत्र में। शून्य तकनीकी आप सब समझते हैं, जिस काम को करने में, जिस वस्तु को बनाने में बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब शून्य तकनीकी। तो हम अपने जीवन में शून्य तकनीकी से बनी हुई वस्तुओं को स्वदेशी कंपनियों की ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। ये तीसरा और आखिरी संकल्प आपको कराया जाएगा। तो आप सोचिए कि ये हमारे संकल्प का हिस्सा है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें अपने जीवन में और दूसरों को भी उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। तो आखिर ये एक जरूरत हमें क्यों पड़ रही है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपने जीवन में और दूसरों को उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की उनके जीवन में? ये विषय हम ठीक से समझें और हम दूसरों को समझा सकें, उस दृष्टि से मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। जो बातें आपको मेरी लगें बहुत काम की हैं, उपयोग की हैं, उनको तुरंत आप लिख लें, क्योंकि बार बार ऐसे व्याख्यान नहीं हो पाते हैं। तो आप जरूर लिख लेंगे। कभी भी आप कॉपी खोल के देखेंगे तो याद आ जाएगा और किसी से बात करेंगे तो आप वो सब सूचनाओं को, जानकारियों को दूसरे को प्रेषित कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से आपकी कॉपी पेन तैयार रहें, खुले रहें। भारत देश में आजादी के 62 साल के बाद हमें भारत स्वाभिमान की तरफ से या परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को स्वदेशी आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई है, यहां से मैं बात शुरू करता हूं। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको भारत के इतिहास में यह बात पता चलेगी कि सन 1905 में इस देश में हमारे देश के एक बड़े महान क्रांतिकारी श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी इस देश में श्री लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश के एक महान क्रांतिकारी श्री विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल, बाल, पाल, ये 3 नेताओं का तिकड़ी था। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने विपिन चंद्र पाल, बाल माने श्री बाल गंगाधर तिलक और पाल माने श्री विपिन चंद्र पाल। ये 3 बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिन्होंने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली सभा हुई थी पुणे में। महाराष्ट्र का पुणे नाम का शहर है। ये जो महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता हैं, अगर पुणे के होंगे तो पुणे में एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, उसका नाम है शनिवार वाड़ा। पुणे शहर के मध्य में एक बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा स्थान है शनिवार वाड़ा।
वहां पर सन 1905 के दिसंबर महीने में 7 तारीख को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और पूरे पुणे शहर से लोगों ने घर से अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े निकालकर वहां लाके जला दिए थे अपनी इच्छा से। और वो आयोजन किया था श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुणे में ही रहते थे, उनका निवास स्थान पुणे में था। महाराष्ट्र के और पश्चिम भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता थे। और जिस समय ये हुआ था उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। ये घटना है सन 1905 की। महात्मा गांधी भारत में आए सन 1915 में। तो गांधी जी के आने के 10 साल पहले इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत कैसे हुई? पुणे के शनिवार वाड़ा में 7 दिसंबर 1905 को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उसमें आग लगाई श्री बाल गंगाधर तिलक ने। वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद भारत के हर बड़े शहर में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाना लोगों ने शुरू कर दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1905 से यह आंदोलन शुरू हुआ एक शहर के एक मोहल्ले से, और 1911 तक आते आते 6 वर्ष में यह स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत देश के एक एक शहर में फैल गया। एक एक शहर में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बेंगलोर में, मद्रास में, आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, सहारनपुर में, दिल्ली में, ऐसे भारत के लगभग 600 बड़े स्थानों पर यह पूरे तेजी से आंदोलन फैल गया। और आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि श्रीमान लोक बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता, लाला लाजपत राय दूसरे बड़े नेता और विपिन चंद्र पाल तीसरे बड़े नेता। विपिन चंद्र पाल बंगाल के बड़े नेता थे उस समय। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा इसके बड़े नेता थे। और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत के। 3 नेताओं के कहने से आंदोलन शुरू हुआ और 6 साल में इस आंदोलन के 1,24,00,000 कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हो गए। मात्र 6 साल में। आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार करना है और अंग्रेजी कपड़े किसी के शरीर पर हों तो उतार कर जला देना है, किसी के घर में है तो निकाल कर जला देना है। हर तरह से अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना है। और अंग्रेजी कपड़ों के अलावा अंग्रेजों की बनाई गई हर वस्तु का बहिष्कार करना है। उस जमाने में हमारे देश में ज्यादातर चीजें जो थी ना, वो इंग्लैंड से आती थी बन के। कपड़ा इंग्लैंड से आता था, चीनी इंग्लैंड से आती थी, चीनी माने शक्कर, जिसको आज हम शुगर अंग्रेजी में कहते, ये इंग्लैंड से आती थी। तो हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी कपड़े का जैसे बहिष्कार किया, वैसे अंग्रेजी चीनी का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया, आप सोच सकते। तो आप बोलेंगे फिर क्या किया? अंग्रेजों की बनाई गई चीनी खरीदना तो बंद कर दिया और भारत के गांव-गांव के किसानों ने उसके विकल्प में गुड़ बनाना शुरू कर दिया और गुड़ खाकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी चीनी नहीं खाएंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे। अंग्रेजों के देश में से उस जमाने में ब्लेड आता था भारत में, दाढ़ी बनाने वाला। तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और भारत के नाइयों ने भी अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह भारत में उस्तरा बना लिया उन्होंने। उस्तरा आप जानते हैं, जिसको ऐसे ऐसे करके तेज करते हैं, तो उस तरह से दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ब्लेड का पूरी तरह से बहिष्कार। एक भी नाई की दुकान पर सन 1905 में कोई जाता था दाढ़ी बनाने के लिए तो उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती थी। ब्लेड बंद कर दिया इस्तेमाल करना। इसी तरह से अंग्रेजों के देश से बनकर एक चीज आती थी जिसको नील कहते हैं। नील की खेती भारत में होती थी, उसका कच्चा माल यहां से इंग्लैंड जाता था और फिर नील बन के आता था जो कपड़े में हम लगाते हैं, सफेद कपड़े में। तो भारत के करोड़ों लोगों ने अंग्रेजों का नील कपड़े में लगाना बंद कर दिया। इसी तरह से अंग्रेजों के देश में से 60-70 तरह की चीजें आती थी, उन सब चीजों का एक एक करके भारत के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। और अंग्रेजों की ये चीजें जिन दुकानों पर बिकती थी वहां पर लोग जाकर सत्याग्रह करते थे।
जैसे अंग्रेजी वस्तु बेचने की दुकानें होती है ना, आज भी हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में विदेशी माल बेचने की दुकान होती है ना, उसमें लिखा रहता है विदेशी माल। ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने में होता था, अंग्रेजी माल की दुकानें होती थी। वहां पर ये लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के जो कार्यकर्ता होते थे स्वदेशी आंदोलन के, वो जाके सत्याग्रह करते थे। और जो व्यक्ति दुकान में घुसता था कोई भी सामान खरीदने के लिए, उससे वो सामान छीन लेते थे और वहीं आग लगा देते थे उसको। कभी कभी झगड़ा हो जाता था, क्योंकि सामान खरीदने के लिए जो आदमी जा रहा है वो गुस्सा होता था कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया और तुमने हमारा सामान छीन के जला दिया। तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसका पैसा उसको दे देते थे, कहते थे तुम जाओ और इस पैसे से कोई स्वदेशी माल खरीद के इस्तेमाल करो, विदेशी माल मत खरीदो। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त होता था कि अगर किसी ने विदेशी माल के खरीदे जाने के बाद उसका छीन लिया, जला दिया, गुस्सा किया, तो कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसको पैसा दे देते थे कि देखो तुम्हारे सामान का पैसा हमने दे दिया। तो माल खरीद के जला देते थे। कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि जबरदस्ती कुछ ऐसे लोग होते थे जो अंग्रेजी मानसिकता के, जैसे आज होते हैं ना, अंग्रेजी मानसिकता के बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमको तो विदेशी माल ही चाहिए, हमको तो विदेशी वस्तु ही चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे उस जमाने में भी थे कि हमको तो विदेशी माल ही खरीदना है। तो ऐसे लोग जब दुकानों में घुसते थे जबरदस्ती कि हमको तो विदेशी माल खरीदना है, तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता सड़क पर उनके सामने लेट जाते थे, जमीन पे। दुकान का दरवाजा होता है ना, उसमें जमीन पे लेट जाते थे और कहते थे हमारी छाती पे पैर रखो तब अंदर जाओ। तो डर के मारे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते थे। और ऐसे भी स्वदेशी आंदोलन में कार्यकर्ता हुए हैं। एक बड़े महान कार्यकर्ता जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन के थे, उनका नाम था बाबू गेनू। मराठी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के थे, मुंबई में रहते थे। उन्होंने एक टोली बना रखी थी और वो टोली क्या करती थी, पूरे मुंबई शहर में घूम घूम के वो टोली ये पता करती थी कि विदेशी माल की कौन कौन सी गाड़ियां कहां कहां आ रही हैं, कहां कहां गाड़ियां आ रही हैं। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कुछ गाड़ियां चलने लगी थी, उनमें विदेशी माल भर भर के आता था बाहर से। तो बाबू गेनू और उनके सहयोगी कार्यकर्ता घूमते थे मुंबई में, रात को चौकीदारी करते हुए घूमते थे और पता करते थे कि कहां विदेशी माल की गाड़ी आई। और जहां उनको पता चला कि विदेशी माल की गाड़ी आई, बस वहीं गए और गाड़ी में आग लगाई, जला दिया उसको। ऐसा उनका काम था। एक बार तो क्या हुआ कि बाबू गेनू और अपने सहयोगी उनके कार्यकर्ताओं के साथ, मुंबई में आप जानते हैं ना बंदरगाह है, जहां पे पानी के जहाज आते हैं, तो विदेशों से माल उतरता है और विदेशों में माल भी जाता है। तो इंग्लैंड से विदेशी माल का लदा हुआ एक बड़ा पानी का जहाज आया जिसमें हजारों टन माल लदा हुआ था। बाबू गेनू और उनके सहयोगियों को पता चल गया कि ये तो विदेशी माल आ रहा है। वो पहुंच गए बंदरगाह पे और पूरे बंदरगाह को घेर लिया उन्होंने, और उन्होंने संकल्प ले लिया और कसम खा ली कि इस एक भी विदेशी माल को हम यहां उतरने नहीं देंगे और बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। तो क्या हुआ आप जानते हैं, पानी के जहाज से माल उतारा जाता है, फिर ट्रकों में लादा जाता है, फिर वो गाड़ियों में लगता है, फिर उसके बाद वो गाड़ियां गांव गांव चली जाती हैं माल बांटने के लिए। तो ऐसा ही हो गया। तो बाबू गेनू ने क्या किया कि एक गाड़ी ऐसी ही विदेशी माल की भरी हुई जाने की तैयारी में थी, बाबू गेनू उसके आगे लेट गए और अंग्रेज उसको चला रहा था। तो अंग्रेज ने कुछ नहीं देखा और बाबू गेनू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे ऐसे संकल्पवान कार्यकर्ता पैदा किए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विदेशी माल को शहर में जाने से रोकने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गए और एक अंग्रेज ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी और बाबू गेनू का स्वर्गवास हो गया, शहादत उनकी हो गई। ऐसे संकल्पवान स्वदेशी कार्यकर्ता पैदा हुए थे और इनकी संख्या कितनी थी, 1,24,00,000 के आसपास पूरे देश में ये कार्यकर्ता थे। आखिर ये सारे के सारे कार्यकर्ता
विदेशी माल नहीं बिकने देंगे और विदेशी माल का उपयोग नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेके क्यों काम कर रहे थे? कारण ऐसा था कि उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का माल पूरे भारत में बिकता था और उस माल की बिक्री से हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश में अपना माल बेचकर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से बात करूं, 1905 के आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी इस देश में से, और उस जमाने का 1 रुपया 2009 के 300 रुपए के बराबर है इस समय। 1905 में 1 रुपए की जितनी कीमत होती थी, आज सन 2009 में उतनी ही कीमत 300 रुपए की है। इसका मतलब क्या है? रुपए का अवमूल्यन 1905 से आज तक 300 गुना हो चुका है। तो 300 का गुणा कर लो 70 करोड़ में, लगभग 21,000 करोड़ रुपए आज के मूल्य के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कमाती थी, उनका सामान बेचकर यहां से पैसा कमाती थी। तो समस्या क्या होती थी? हर साल भारत का 21,000 करोड़ रुपए लंदन चला जाता था, और यह सिलसिला कब से चल रहा था? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1618 में भारत आ गई थी। अपने जयदीप भाई थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे, एक राजा था इस देश में, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले एक एजेंट आया था, उसका नाम था टॉमस रो। उसको अंग्रेज लोग थॉमस रो भी कहते हैं, टॉमस रो भी कुछ लोग बोलते हैं, थॉमस रो भी बोलते हैं। तो टॉमस रो सबसे पहले आया 1618 में, और उसने जहांगीर के सामने एक पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए, वो आप दे दो। तो ये जो पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। तो अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कहा हमको ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, माने ट्रेड करने के लिए लाइसेंस चाहिए। जहांगीर को ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। जहांगीर को उर्दू आती थी, फारसी आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। तो जहांगीर ने अपने एक दरबारी से वो पत्र पढ़वाया कि पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस दरबारी ने आधा सच आधा झूठ बताया, क्योंकि वो दरबारी अंग्रेजों से मिला हुआ था। टॉमस रो ने उसको पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था कि इस पत्र का अगर भाषांतर पूछेगा जहांगीर तो क्या बताना है। तो क्या बताया उसने कहा कि ये पत्र है, ईस्ट इंडिया नाम की इंग्लैंड की कंपनी का है, ये आपसे व्यापार करने का लाइसेंस मांग रहे हैं। तो जहांगीर ने पूछा व्यापार क्या करोगे भाई? कुछ खरीदोगे, कुछ बेचोगे, तभी तो व्यापार होता है ना। लेकिन इंग्लैंड में व्यापार का मतलब कुछ और होता था उस जमाने में। अंग्रेजों की जो डिक्शनरी है ना, मूल डिक्शनरी, उसको कहते हैं वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी अगर आपको मिल जाए 17वीं शताब्दी की, तो आप जरूर उसमें ढूंढ सकते हैं। उसमें व्यापार का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का शब्द है TRADE, ट्रेड। हम ट्रेड का मतलब निकालते हैं व्यापार। इंग्लैंड में ट्रेड का अर्थ होता था लूट मार, और सारा झमेला यहीं से शुरू हो गया। उसमें लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करेगी। तो जहांगीर के दरबारी ने समझाया कि ये व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। तो जहांगीर को लगा इसमें आपत्ति क्या है? हमारे यहां से कुछ खरीद के ले जाएंगे और हमको कुछ बेचेंगे, इसमें आपत्ति क्या है? जहांगीर को उस दरबारी ने यह नहीं बताया कि ट्रेड का असली मतलब होता है लूट मार, लूट लेना किसी को। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ट्रेड शब्द का अर्थ इस्तेमाल होता था लूट मार के लिए। तो जब पत्र प्रस्तुत हुआ जहांगीर के सामने, तो जहांगीर ने कहा ठीक है, व्यापार ही तो करेंगे। दरबारी ने कहा कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। वास्तव में उनकी मंशा क्या थी? लूट मार का लाइसेंस लेने के लिए। तो जहांगीर ने हां कर दिया। जहांगीर अगर ये कर लेता कि वो पत्र किसी दूसरे को पढ़वा लेता तो खुलासा हो जाता।
उसने सोच लिया कि ये अपना ही आदमी है, सही बताएगा। उसने तुरंत सही कर दिए, दस्तखत कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट मार करने का लाइसेंस मिल गया। और जिंदगी भर ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही, वो उसी लाइसेंस को दिखाते थे कि देखो आपके राजा ने हमको लूट मार करने का लाइसेंस दिया है, आपके राजा ने, भारत के राजा ने हमको लाइसेंस दिया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछा गया कि भाई आप कहां से व्यापार शुरू करेंगे या लूटमार शुरू करेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सूरत शहर से करेंगे। सूरत ही क्यों? भारत में तो ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। आगरा था, अलीगढ़ था, बरेली था, दिल्ली था, शाहजहांपुर था, सहारनपुर था, रुड़की था, हरिद्वार था, ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। सूरत ही क्यों? कारण यह था कि उस जमाने में सूरत भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला शहर था। आज मैं आपसे यह पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर कौन सा, तो क्या कहेंगे आप? मुंबई कहेंगे ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भारत में मुंबई है। सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स जहां इकट्ठा होता वो मुंबई है। 1618 में मुंबई जैसा शहर होता था सूरत। सूरत में सबसे ज्यादा पैसा था उस जमाने में, बहुत पैसा था। सूरत में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा था उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था बर्नियर। वो सूरत में घूमा और 17 साल रहा। तो उसने वर्णन लिखा सूरत के बारे में। तो वो कहता है कि मैं सूरत के किसी भी घर में गया तो हर एक घर में मैंने सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता है। हर एक घर में सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे घरों में गेहूं और चने का ढेर होता है। और बर्नियर अपनी डायरी में लिखता है कि सूरत के लोग इतने मालदार हैं, इतने पैसे वाले हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने बहुत लोगों के घरों में पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर एक ने मुझे जवाब दिया मालूम नहीं कितने सोने के सिक्के हैं, क्योंकि गिने नहीं है। और फिर वो बर्नियर कहता है यहां के लोग तो बोलते हैं कि ये सोने के सिक्कों को तराजू में तौल के रखते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, गिनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, इतने सोने के सिक्के घर घर में हैं। फिर वो अपनी डायरी में लिखता है कि अगर सूरत शहर को ही लूटना पड़े तो इसी एक शहर को लूटने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे, इतनी संपत्ति इस शहर में है। सूरत बहुत पैसे वाला शहर था। आप पूछेंगे भाई सूरत में पैसा कहां से आया, इतने सोने के सिक्के कहां से आए? सोने का सिक्का इस देश में सोना पैदा नहीं होता, आपको मालूम है? इस देश में सोने का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। सोने की एक ही खदान है इस देश में, वो भी कर्नाटक में है, कोलार में एक ही खदान है, बाकी तो दूसरी है ही नहीं पूरे देश में। तो जिस देश में सोने की एक ही खदान हो वहां लोगों के घर घर में सोने का ढेर लगा हो, ये कहां से आया? सूरत उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जैसे आज मुंबई है ना व्यापार का केंद्र, वैसे सूरत था। भारत का सारा माल विदेशों में बिकने के लिए सूरत से ही जाता था, क्योंकि सूरत में बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। तो भर भर के पानी के जहाज भारत का माल सूरत से बाहर जाता था विदेशों में। और हमारा माल दुनिया के जिस देश में भी जाता था बिकने के लिए, वहां हम अपना माल बेचते थे और बदले में सोना आता था हमारे देश में। कारण क्या था? 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में व्यापार में जो माध्यम था ना एक्सचेंज का, वो सोना था। जैसे आज व्यापार में माध्यम है रुपया, आप कोई चीज खरीदते हैं रुपए से, कोई चीज बेचते हैं रुपए में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कोई चीज खरीदी जाती थी सोने में और कोई चीज बेची जाती थी सोने में। तो भारत से तरह तरह की चीजें बिकने के लिए जाती थी। उसमें सबसे ज्यादा बिकने के लिए जाता था कपड़ा भारत का, क्योंकि भारत में कपड़ा सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता था 17वीं शताब्दी में। आपको मालूम है भारत के कपड़े की कहानी?
यहां पे ढाका की मलमल बनती थी। मलमल नाम सुना है? मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है। ढाका एक शहर था इस देश में, जो बांग्लादेश का अभी हिस्सा हो गया, पहले वो भारत में था। तो ढाका की मलमल बनती थी और 15 मीटर लंबा मलमल के कपड़े का थान तह करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता था। इतनी बारीक बुनाई होती थी मलमल की। ढाका में मलमल बनती थी, सूरत में मलमल बनती थी, मालवा में मलमल बनती थी। आप में से कुछ कार्यकर्ता आए हैं मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में एक इलाका जिसको मालवा कहते हैं, इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, तो मालवा में जबरदस्त किस्म का कपड़ा बनता था। भारत में ऐसे 350 से ज्यादा बड़े शहर थे जहां कपड़ा बनाने के बड़े बड़े केंद्र चलते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था। दुनिया में कोई इतना अच्छा कपड़ा बना नहीं पाता था जो भारत में बनता था। आप पूछेंगे भारत के कपड़े में ऐसी क्या खासियत थी? कपड़े में खासियत यह थी कि भारत में कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। कपड़ा बनता है कपास से। कपास हिंदुस्तान में सभी राज्यों में होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एक भी राज्य ऐसा नहीं भारत में जहां कपास नहीं होता। तो अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होगा तो अच्छा कपड़ा बनेगा। तो बहुत अच्छा कपड़ा भारत में बनता था और वो कपड़ा दुनिया के सब देशों में बिकने के लिए जाता था। उसको बेचने के लिए पानी के जहाज लगते थे, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, तो सारे पानी के जहाज सूरत से कपड़ा भरकर विदेशों में जाया करते थे और उधर से सोना लेके आया करते थे। आपको इतिहास की ये जानकारी दूं तो आपको गर्व होगा, भारत का कपड़ा जब पेरिस में बिकता था, लंदन में बिकता था, न्यूयॉर्क में बिकता था, वॉशिंगटन में बिकता था, अमेरिका के, कनाडा के आसपास के, यूरोप के देशों में बिकता था, तो तराजू में रखा जाता था भारत का कपड़ा। तो जितने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था। अगर मान लीजिए हमने एक कपड़े का थान बेचा और वो 1 किलो का है तो 1 किलो सोना हमें मिलता था। हमारे कपड़े की इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी, सारी दुनिया के लोग हमारा कपड़ा पहनते थे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, रोमन साम्राज्य में 3000 साल जितने राजा हुए, जितनी रानियां हुई, सब भारत का कपड़ा पहनकर ही जिंदा रहते थे। 3000 साल रोमन साम्राज्य में। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यूरोप और अमेरिका और ये कनाडा जैसे देश उभर आए, तो फिर इनके यहां भारत का कपड़ा बिकने लगा। तो हमारा कपड़ा बहुत जबरदस्त बिकता था, उसके बदले में हमको सोना मिलता था। कपड़े जैसी ही एक दूसरी चीज अपनी बहुत बिकती थी दुनिया के देशों में, और वो थी भारत का लोहा, स्टील। हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदानें हैं। आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है। उड़ीसा में भरपूर मात्रा में है, झारखंड में भरपूर मात्रा में है, कर्नाटक में भरपूर मात्रा में है, महाराष्ट्र में भरपूर मात्रा में है। भारत के 12 राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो लोहे की खदानें बहुत हैं, हजारों साल से कच्चा लोहा निकल रहा है, और जिस देश में कच्चा लोहा निकलेगा वहीं पर स्टील बन सकता है। स्टील बनाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, तो भारत में कच्चा लोहा होता था, हम उसका स्टील बनाते थे। और 17वीं शताब्दी में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी जो स्टील बनाती थी इस देश में, और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज 21वीं शताब्दी में सारी हाईफाई टेक्नोलॉजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है। आपको मालूम है, भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था। और अगर आप उसका प्रमाण देखना चाहें तो दिल्ली के पास महरौली नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें जंग का एक निशान नहीं है, और सैकड़ों साल से वो पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में, धक्कड़ में खड़ा हुआ है। एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया। इस क्वालिटी का स्टील इस देश में 3000 साल से बनता था, और वो स्टील हम दूसरों को बेचते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी, स्टील बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे। लोहा बेचकर हम सोना कमाते थे। लोहा बेचा और सोना लाया हमने, कपड़ा बेचा और सोना लाया। इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। ईंट समझते हैं, घर बनाने वाली।
सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं? शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली